नागिन, मणिधारी नागिन। पंडित जी, ये मणिधारी नागिन क्या होता है? क्या ये इच्छाधारी नाग नागिनों से अलग होते हैं? हाँ, लेकिन इनकी बनावट साथ ही हर चीज इच्छाधारी नाग नागिनों की तरह ही होती है, लेकिन ये इच्छाधारी नाग नागिनों से अलग होते हैं। हम इच्छाधारी नाग नागिनों के नाभि में नागमणि होती है, पर इन मणिधारी नाग नागिनों के सर के ऊपर नागमणि होती है। और ये नागमणि बहुत ही अलग प्रकार की होती है। इसका आकार छोटा होता है, साथ ही ये नागमणि बैंगनी रंग की होती है। इसकी चमक काफी तेज होती है। इसकी केवल चमक से ही किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। इसका मतलब मोहिनी मणिधारी नागिन है। पंडित जी, यदि कोई इच्छाधारी नागिन इसको हासिल करना चाहे तो? नागलोक में नागिन विष की एक ही इच्छा थी कि वो थी पृथ्वी पर जाने की, पर कभी उसको पृथ्वी लोक पर जाने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे ही एक दिन सभी नाग नागिन के मुंह पर नागिन मोहिनी की ही बातें थी। सभी नाग नागिन आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ विष आती है और सभी को नागरानी मोहिनी के बारे में बात करता हुआ सुनकर एक नागिन से कहती है, सखी, तुम किस नागिन की बात कर रही हो? विश, तुम्हें पता नहीं कि हमारे नागलोक की होने वाली नागरानी कौन है? नहीं सखी, हम नहीं जानते। नागराज की सबसे छोटी पुत्री मोहिनी। ये मोहिनी तो वही है ना जो नागलोक में सबसे कमजोर नागिन है? हाँ, है तो वही, पर होने वाली नागरानी भी तो वही है ना। अब हम उसको सबसे कमजोर नागिन नहीं बोल सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? नागराज की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या, जो वो उनको नागरानी बना रहे हैं? अच्छा सखी, हम क्या कह रहे थे कि तुम्हारा क्या मानना है? नागराज अपनी सबसे कमजोर पुत्री को यहाँ की नागरानी घोषित करना चाहते हैं, क्या ये सही है? वैसे हम अपनी राय दे तो नहीं सकते, पर फिर भी दे देती हूँ। नागिन मोहिनी बहुत ही कमजोर है। उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हमारे ख्याल से वो उनको इस नागलोक की रानी बनाकर गलत कर रहे हैं, क्योंकि नागलोक की जिम्मेदारियां केवल वही संभाल सकता है जिसको नागलोक के राजपाट के बारे में जानकारी हो। सही कह रही हो तुम। अब जैसे हमें ही देख लो, हमें नागलोक की कितनी जानकारी है, पर फिर भी हमारी कोई इज्जत नहीं है। क्या करें अब, नागराज का मन। अब वो जिसको नागरानी घोषित करेंगे, हमें तो उन्हें ही अपनी नागरानी के रूप में अपनाना होगा। नागिन अपनी बातें पूरी करके वहाँ से चली जाती है, तो वहीं विष के जहन में उस नागिन की ही बातें घूम रही थी। ये सब सोचते हुए विष खुद से कहती है, आखिर क्या है उस मोहिनी में? क्यों नागराज मोहिनी को ही नागलोक की अगली नागरानी घोषित करना चाहते हैं? जो भी है, हमें इस राज का पता लगाना ही पड़ेगा। नागिन विष अब अपने पूर्ण नागिन अवतार में आ जाती है और नाग महल की तरफ निकल जाती है। कुछ ही देर में नागिन विष नाग महल में जाकर अपना आकार छोटा करती है और एक वास में जाकर नागराज और उनकी अर्धांगिनी नागरानी की बातें सुनती है। नागराज, पूरे नागलोक में हमारी पुत्री चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर आप उसे क्यों नागरानी घोषित करना चाहते हैं। नागरानी, हम उसे आने वाले समय की नागरानी क्यों घोषित करना चाहते हैं, ये आप काफी अच्छे से जानती हैं। हम भली भांति जानते हैं, परंतु नागराज, हमारी पुत्री को उसकी शक्तियाँ भी नहीं पता है। यदि कोई भी मुसीबत नागलोक पर आ गई तो हमारी पुत्री उस मुसीबत का सामना कैसे करेगी? ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता नागरानी कि उसके अंदर की जो शक्तियां हैं वो कोई मामूली शक्तियां नहीं हैं। साथ ही हमारी पुत्री भी कोई मामूली सी इच्छाधारी नागिन नहीं। जो शक्तियां और नाग नागिनों को हमारी पुत्री में नहीं दिखती, उससे हटकर हमारी पुत्री में शक्तियां हैं। हमारी पुत्री ही है वो जो इस नागलोक का विनाश भी बन सकती है और इस नागलोक की उच्चतर शक्ति भी। वो उस शक्तियों से हर उस चीज का नाश और विनाश कर सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हमारी पुत्री की शक्तियां उस समय सभी को पता चल जाएंगी जब हमारी पुत्री उसका विनाश करेगी, क्योंकि हमारी पुत्री एक मणिधारी नागिन है। नागराज की ऐसी बातें सुनकर विष को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और मौका देखकर नागिन विष वहाँ से भाग जाती है। पर वहाँ से जाने के बाद विष शिव जी के मंदिर में आती है और वो नाग पंडित को आवाज लगाते हुए कहती है, नाग पंडित, कहाँ हैं आप? विष आपको पुकार रही है, कृपया कर हमारे सामने प्रकट हो। नागिन विष की बात सुनकर वहाँ पर एक बहुत ही मोटा और बड़ा सांप आता है और अपने असली रूप यानी कि पंडित के रूप में आकर नागिन विष से कहता है, क्या हुआ नागिन विष, आप अचानक हमारे पास? यहाँ आने की कोई वजह तो होगी। नाग पंडित को मेरा प्रणाम। नाग पंडित जी, हमारे जहन में एक सवाल है और हम जानते हैं कि हमारे सवालों का जवाब
आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। विश अब नाग पंडित को सब कुछ बता देती है। ये सब जानने के बाद नाग पंडित मुस्कुराते हैं और विश को कहते हैं, विश, ये तो विधि का विधान है। शिवजी ने नागिन मोहिनी को चुन लिया है। लोगों को लगता है कि नागिन मोहिनी कुछ नहीं है, पर वो शिवजी की चुनी हुई नागिन है। नागिन, मणिधारी नागिन। पंडित जी, ये मणिधारी नागिन क्या होता है? क्या ये इच्छाधारी नाग नागिनों से अलग होते हैं? हाँ, लेकिन इनकी बनावट, साथ ही हर चीज इच्छाधारी नाग नागिनों की तरह ही होती है, लेकिन ये इच्छाधारी नाग नागिनों से अलग होते हैं। हम इच्छाधारी नाग नागिनों के नाभि में नागमणि होती है, पर इन मणिधारी नाग नागिनों के सर के ऊपर नागमणि होती है, और ये नागमणि बहुत ही अलग प्रकार की होती है। इसका आकार छोटा होता है, साथ ही ये नागमणि बैंगनी रंग की होती है। इसकी चमक काफी तेज होती है। इसकी केवल चमक से ही किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। इसका मतलब मोहिनी मणिधारी नागिन है। पंडित जी, यदि कोई इच्छाधारी नागिन इसको हासिल करना चाहे तो? नहीं हो सकता है। ये मणि हासिल करने के लिए कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि ये मणि स्वयं शिवजी मणिधारी नाग नागिनों को देकर भेजते हैं। पंडित की बात सुनकर विश वहाँ से चली जाती है और वो उस नागमणि के बारे में ही सोचती रहती है। समय गुजरता है। समय के साथ विश मणि के बारे में सोचना बंद कर देती है, क्योंकि विश एक बहुत ही ईमानदार नागिन थी। बस इसीलिए वो कभी भी किसी के सामने मणिधारी नागिन मोहिनी की बात नहीं करती। ऐसे ही एक दिन नागिन विश मोहिनी से मिलती है और उसके कक्ष में जाती है, जहाँ वो देखती है कि नागिन मोहिनी अपने नागिन अवतार में है और उसके फन के ऊपर वही मणि घूम रही है। उसकी मणि को देखकर विश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। नागिन विश उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहाँ पर मोहिनी की माता नागरानी विश का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उससे कहती है, विश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नागरानी, ये मोहिनी। हाँ, ये मोहिनी ही है, और ये कोई मामूली इच्छाधारी नागिन नहीं है, बल्कि हमारी पुत्री एक मणिधारी नागिन है, और हम आपसे विनती करते हैं कि आप ये राज ही रखें। नागरानी, यदि मोहिनी एक मणिधारी नागिन है, तो आपने आज तक नागलोक के वासियों से ये बात क्यों छुपा कर रखी हुई है? वो इसलिए क्योंकि मोहिनी अभी एक तपस्या में है। जिस दिन उसकी ये तपस्या पूर्ण होगी, उस दिन मोहिनी स्वयं अपने असली रूप में सभी के सामने आ जाएगी। पर हमारे ख्याल से अब वो समय आने ही वाला है। देखो, उसके फन पर चमक रही है मणि। पर विश, तुम हमसे वादा करो कि तुम ये सत्य किसी को नहीं बताओगी। हम आपसे वादा करते हैं नागरानी कि हम इस राज को राज ही रखेंगे, पर उसके बदले हमें आपसे कुछ चाहिए। हाँ बोलो विश, क्या चाहिए तुम्हें? यदि देने लायक हुआ तो हम तुम्हें अवश्य देंगे। नागरानी, हमारा इस नागलोक में कोई नहीं है। यहाँ सभी के परिवार हैं, पर हमें अपने परिवार का कुछ पता नहीं है। शायद इसलिए हम आज तक पृथ्वीलोक पर नहीं गए। आप हमें वहाँ जाने की आज्ञा दे दीजिए। यदि आप हमें वहाँ जाने की आज्ञा दे देंगी, तो हम भी औरों की तरह पृथ्वीलोक घूम पाएंगे। हमने बहुत सुना है वहाँ के बारे में। हम तुम्हें पृथ्वीलोक पर जाने की इजाजत देते हैं। आज से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा पृथ्वीलोक पर जाने से। नागरानी की बात सुनकर विश काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद विश नागलोक से पृथ्वीलोक पर आती है, जहाँ वो देखती है कि पृथ्वीलोक पर काफी चहल पहल है। ये देखकर नागिन विश खुद से कहती है, सत्य ही कहते हैं सब कि पृथ्वीलोक सच में बेहद खूबसूरत है। ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ की हर एक जगह अच्छे से घूम लेती हूँ। विश अब पृथ्वीलोक पर घूमने लगती है, पर तभी उसकी नजर एक दुकान पर जाती है, जहाँ वो एक डमी के हाथ में छड़ी देखती है। उस छड़ी में एक मणि के आकार का क्रिस्टल था, और उस क्रिस्टल को देखकर वो खुद से कहती है, हे भोलेनाथ, ये क्या है? मणि तो मोहिनी के फन पर थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? यदि ये मणि यहाँ है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मोहिनी के फन पर वो मणि नकली है। इन पृथ्वीवासियों ने हम नाग नागिनों से धोखा किया है। कोई बात नहीं, हम अभी इस मणि को लेकर नागलोक जाएंगे और नागरानी को सारी बात बता देंगे। विश अब अपनी शक्तियों से उस क्रिस्टल उर्फ मणि को चुरा लेती है और नागलोक चली आती है, और कुछ ही देर में विश नागरानी के पास जाती है और उसे उस मणि को दिखाते हुए कहती है, नागरानी, ये देखिए, धरती के लोग कितने बड़े चोर हैं। उन्होंने ये मणि चुरा रखी थी, और आपको पता है उन्होंने इस मणि को कैसे रखा हुआ था? ये मणि एक पुतले के हाथों से छीन कर लाई हूँ। नागरानी विश को कुछ बोल पाती कि तभी पीछे से एक भाला आता है
और विश की पीठ पर जाकर लगता है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी ने विश की पीठ पर भाले से वार किया था। विश की आंखें लाल हो जाती है और अब जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वैसे ही वो देखती है कि उसकी पीठ पर वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि नागरानी की बड़ी बेटी मान्या थी। मान्या को देखकर विश दर्द में कहती है, नागिन मान्या तुम। हाँ, मैं जिसकी तलाश कर रही थी आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। ये मनी, इस मनी के पीछे ना जाने मैं कितने सालों तक अपने नागलोक से दूर रही, पर अब नहीं। मुझे लगता था कि ये मेरी छोटी बहन के अंदर है, परंतु ये तो तुम्हारे पास निकली। पुत्री, ये तुम क्या कर रही हो? तुम हमारी पुत्री हो, तुम्हें इस मणि के साथ मिलकर हमारे नागलोक की सुरक्षा करनी चाहिए। नहीं माता, अब हम कभी वापस नहीं आएंगे। आप तब कहाँ थी जब पिता इस नागलोक की नागरानी आपकी छोटी पुत्री को घोषित कर रहे थे? पुत्री, क्योंकि वही है जो इस नागलोक को अच्छे से समझ सकती है। कोई बात नहीं माता, यदि वो इस नागलोक के लिए आशीर्वाद है तो हम भी इस नागलोक के लिए पापी हैं। हम इस नागलोक को तबाह कर देंगे। इतना बोलकर नागिन मान्या एक बार फिर नागिन विश के ऊपर प्रहार करती है, पर उसी क्षण नागिन मोहिनी आ जाती है और अपनी ही बहन को एक भयानक मौत देती है। साथ ही विश भी अपने प्राण त्याग देती है। नैना अनिश की गर्लफ्रेंड दोनों अपने दोस्त काजल और समीर के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कहाँ जाए किसी को समझ में नहीं आता। तभी नैना सभी को अपने गांव घूमने का सुझाव देती है। इसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन काजल डर जाती है। यार, मैं तेरे गांव नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मी कहती है कि गांव में बहुत भूत प्रेत होते हैं, जो एक बार पकड़ लेते हैं ना तो दोबारा नहीं छोड़ते। तेरी शक्ल खुद तो अच्छी है नहीं, कम से कम बातें तो अच्छी कर। तेरी शक्ल तो इतनी भूत वाली है ना कि खुद भूत भी देख लेना तो वो भी बेचारा सदमे में चला जाए और भाग जाए। तेरी शक्ल से तो बहुत अच्छी है मेरी शक्ल। आज तक तुझे एक लड़की नहीं मिली गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। अच्छा, तो तुझे कौन सा लड़का मिल गया बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? अबे तू भी तो सिंगल है। मतलब मैं सही हूँ और तेरी शक्ल ना सही में खराब है यार। चुप करो तुम दोनों यार, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? हमारे गांव में कुल देवी का मंदिर है, मुझे उसके दर्शन करने जाना है। माँ ने बोला है मना नहीं कर सकती हूँ, उनके साथ बोर हो जाऊंगी, इसलिए तुम सबको बोल रही हूँ। आइडिया बुरा नहीं है और जगह तो हम सब कभी भी घूम लेते हैं, लेकिन गांव कहाँ किसी का जाना हो पाता है। इसी बहाने हमें गांव घूमने को भी मिल जाएगा। अनीस के कहने पर काजल और समीर भी गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद सभी कार से नैना के गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो जाती है, जिसके कारण वो गांव की बाहर ही एक सुनसान हवेली में रात बिताने के लिए रुक जाते हैं, जहां का नजारा ही कुछ अलग था। दीवारों पर जानवरों की खाल लटकी होती है, हर तरफ अंधेरा होता है। ये सब देखकर सभी डरते हुए आपस में बात करते हैं। नैना, तू ये कहाँ लेकर आई है हमें? ऐसा लग रहा है किसी हॉरर मूवी के सीन बनाने आए हो हम। बिल्कुल वैसा ही सेटअप है ये तो। लाइफ में पहली बार मुझे ना तेरी बात सही लग रही है नैना यार। सच में मुझे भी बहुत डर लग रहा है। एक काम करते ना, वापस चलते हैं। तू अपनी माँ को बोल दियो ना, तूने ना दर्शन कर लिए। नहीं यार, इतनी दूर आकर मैं बिना दर्शन के तो नहीं जाऊंगी। पहली बार मेरी माँ ने मुझे कोई काम करने के लिए बोला है, मैं झूठ बोलकर उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। तुम सही हो बेबी, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों साथ चलकर करेंगे कुलदेवी के दर्शन। जब तुम दोनों जा रहे हो तो हम दोनों अकेले क्या ही करेंगे, हम भी चलते हैं। इनके साथ आकर यहाँ पे फंस गया मैं तो। सही कहा यार। वैसे नैना, ये तेरा गांव है, तुझे तो पता होगा ना कि ये भूतिया हवेली किसकी है तेरे गांव में? हाँ, माँ बताती थी कि ये हवेली हमारे गांव के जमींदार की थी। अब उन लोगों ने ये गांव छोड़ दिया है, तब से ये खाली पड़ी है। उनके जवान बेटे ने लड़की के चक्कर में फांसी लगा ली थी। मरने के बाद वो सबको बहुत परेशान करता था, इसलिए सब चले गए। क्या? कहीं वो भूत हमें भी परेशान ना करे? यार, मेरी तो अभी वैसे शादी भी नहीं हुई है। बोल तो ऐसे रही है जैसे सभी ने तुझसे शादी करने के लिए बैठे हैं। वह कभी तो अपना छोड़ के दूसरों के बारे में सोच लिया कर। अब बस करो तुम दोनों, चलो यहीं बैठते हैं। रात गुजारने के बाद सुबह चलते हैं यहाँ से। सभी इतना कहकर जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ आराम से बैठ जाते हैं। तभी काजल की नजर एक सुंदर से लॉकेट पर जाती है, जिसे देखते ही वो उसे अपने गले में डाल लेती है।
कुछ देर बाद सबकी आंखें बंद हो जाती है। सभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी अचानक काजल की आंख खुलती है और उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे सफेद कपड़े में एक लड़का दिखाई देता है और वो जोर से चिल्लाती है, जिससे सबकी आंखें खुल जाती है। क्या हुआ तुझे? क्यों चिल्ला रही है तू? भूत भूत, मैंने भूत देखा अभी। सफेद कपड़ों में एक लड़का मेरे पीछे पड़ा था। जब मेरी आंख खुली तब देखा मैंने। लो जी, अभी नैना ने बात ही बताई थी उस लड़के की और मैडम जी को दिखाई तक देने लग गया। क्या बात है। शांत हो जाओ काजल, यहाँ कोई लड़का नहीं है। तुम लोग मान क्यों नहीं रहे हो? मैंने अभी अभी देखा है उसे। नहीं यार, ये कैसा भूत है? अबे जो सिर्फ तुझे ही दिखाई देता है, हमें क्यों नहीं दिखाई देता? तुमसे क्या पर्सनल जान पहचान है उसकी? हैं? अरे अपने फेस से हाथ हटाओ और आंखें खोल के देखो, कोई भी नहीं यहाँ पे। सबके कहने पर काजल फेस से हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ उसके दोस्तों के अलावा और कोई नहीं दिखता। जहाँ सभी लोग इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, वहीं काजल इस बात से हैरान थी कि वो भूत सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई दिया और सिर्फ उसे ही क्यों डराया। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और नैना सबके साथ अपने गांव पहुंचती है और अपनी दादी कल्याणी को गले लगा लेती है। दादी कैसी हैं आप? माँ ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि हम आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, तो कब से तुम लोगों के आने की आस देख रही हूँ। तब से सोच रही थी कहाँ रह गए तुम लोग। दादी, ये हमें ना भूतिया हवेली दिखाने ले गई थी। हम लोग पूरी रात वहीं रुके थे। मैंने तो भूत भी देखा। क्या तुम लोग गांव के बाहर वाली हवेली में रुके थे? तुम लोगों को वहाँ नहीं रुकना चाहिए था। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ दादी, हम सब ठीक हैं, बस थोड़ा थक गए हैं, आराम करना है, पूरी रात आराम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ और आराम कर लो। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी पूरा गांव अच्छे से घूमते हैं और रात में बैठकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी काजल पानी लेने के लिए रसोई में आती है और उसे फिर से अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, फिर सफेद कपड़े में उस लड़के को देखती है और जोर से चिल्लाती है, कौन हो तुम और सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आ रहे हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे भी पानी पिला दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके बाद मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कौन हो तुम और मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। हटो यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। मैं तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम मेरे लिए ही वापस आई हो, मुझे पता था तुम मरी नहीं हो। उस लड़के की बात सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारने के लिए छूने की कोशिश करती है। वो गायब हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो भूत ही है और उसके हाथों से पानी का जग छूट जाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ काजल, ठीक तो हो ना तुम? अनीश, ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन सच में मैंने भूत देखा है और पता नहीं कैसा भूत है। बोलता है तुमसे शादी करूंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंसान तो तुझे शादी करने से रहे, तेरे पास आते भी नहीं है। कम से कम भूत तो मिला। कर ले शादी, तेरी शादी हो जाएगी। मजाक मत करो यार, वो सच में परेशान है। वो बार बार झूठ थोड़ी ना बोलेगी। हाँ, अनीस ठीक कह रहा है। आगे कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं दर्शन करके। हाँ यार, तो सही कह रही है, वरना मैं तो गई। पता नहीं कैसा भूत है जो जानबूझकर पीछे नहीं बल्कि शादी करने के पीछे पड़ा है। मुझे मेरे घर जाना है। काजल को परेशान देखकर अगले दिन सभी कुल देवी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। रास्ते में भीड़ होने की वजह से काजल अपने दोस्तों से बिछड़ जाती है और उन्हें ढूंढते हुए एक सुनसान ऊंची जगह पर पहुंचती है, जहां फिर से उसे वही भूत दिखाई देता है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जहां जहां जाती है उसके सामने वो भूत आकर खड़ा हो जाता है। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो, तभी तो मेरी निशानी को अपने गले में डालकर घूम रही हो।
उस भूत की बात सुनकर उसे सारी बातें समझ में आ जाती है कि ये लॉकेट उसी लड़की का होगा जिससे ये प्यार करता है, और इसी लॉकेट के कारण ये भूत भी उसके पीछे पड़ा है। और वो उस लॉकेट को उतारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उतरता नहीं। तभी वो भूत उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो रोने लगती है। मुझे बचा लो, ये भूत मुझे लेकर जा रहा है, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। सभी चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि काजल के सिवा वो भूत किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। तभी कल्याणी हाथों में लिया हुआ गंगा जल जोर से काजल के ऊपर फेंकती है, जो कि उस भूत के हाथों पर पड़ जाता है और वो तुरंत काजल का हाथ छोड़ देता है। काजल तुरंत वो लॉकेट निकालकर फेंक देती है, जिससे वो भूत तुरंत गायब हो जाता है और वो कल्याणी को गले लगाकर रोने लगती है। दादी, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं अपने घर कभी वापस ही नहीं जा पाती। पता नहीं कैसा भूत था ये। बेटी, इस भूत को तूने खुद अपने पीछे लगवाया है, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तूने तो उसे गले में ही डाल लिया। दादी, आगे से मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी और किसी भी अनजान चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। काजल इतना कहकर सभी लोगों के साथ मंदिर जाती है और कुलदेवी के दर्शन करती है। कुछ दिनों बाद सभी लोग सही सलामत अपने घर लौट आते हैं और उस भूत की कहानी मजाक का एक पात्र बनकर रह जाता है। नागलोक की सुंदर वादियों में पानी की सरगमों से गूंजते झरने के बीच नागिन सुकन्या स्नान का आनंद उठा रही थी। तभी वहां अन्य नागिनें भी स्नान करने आती है, लेकिन झरने पर नागिन सुकन्या को देखकर सभी एक गुट बनाकर आपस में चर्चा करती हैं। सखियों, ये गुस्सैल नागिन तो यहाँ मस्त मगन स्नान कर रही है। क्या इस समय हमारा वहाँ जाना उचित होगा? क्यों उचित नहीं होगा? अब क्या पूरे झरने का जल उसके स्नान के लिए ही है? ऐसा मैंने कब कहा, किंतु पता नहीं कब उसे गुस्सा आ जाए किस बात पर। और वो तुम तो व्यर्थ ही चिंता करती हो नागिन रति। हम नागिन होकर दूसरी नागिन से कैसे भय खा सकते हैं? चलो सभी। नागिन संभवी के कहने पर सभी नागिनें झरने की ओर अपने कदम बढ़ाती हैं। तभी अचानक से एक मेंढक उछलकर स्नान कर रही नागिन सुकन्या के कंधे पर आकर बैठ जाता है। सुकन्या उसे हटाने जा ही रही थी कि तभी वो मेंढक उछलकर जमीन पर आ जाता है, लेकिन सुकन्या के कंधे पर एक दाग सा रह जाता है, जिसे देखकर वो गुस्से में लाल होकर कहती है, दुष्ट जीव, तूने हमें मैला करने का दुस्साहस किस प्रकार किया? सुकन्या गुस्से में अपने मुंह से अग्नि की वर्षा कर उस मेंढक को वहीं भस्म कर देती है। ये देखकर सभी नागिनें अपने कदम पीछे लेकर झाड़ियों में छुप जाती हैं और कहती हैं, देखा, इसी भय के कारण कह रही थी मैं। वास्तव में रति, अपने गुस्से के चलते इसने तो निर्दोष प्राणी को ही मौत के घाट उतार दिया। वही तो अत्यंत भयानक गुस्सा है नागिन सुकन्या का। उनकी बातों की आवाज सुनकर सुकन्या के कान खड़े हो जाते हैं और वो झाड़ियों की ओर बढ़ती है। उससे पहले ही सभी नागिनें उसके सामने आ जाती हैं और उन्हें देखकर सुकन्या कहती है, तुम सभी यहाँ स्नान हेतु आई हो क्या? नहीं नहीं, वो हमें तो प्यास लगी थी, तो सोचा झरने के पास से ही प्यास बुझा लिया जाए। नागिन संभवी, तुम्हारे तो मजाक ही हमारी समझ से परे हैं। खैर, हम चलते हैं। हाँ, बिल्कुल जल्दी प्रस्थान करो। सुकन्या हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। सुकन्या नागराज की बड़ी पुत्री थी, जिसके पास अपार शक्तियों का भंडार था, किंतु जितनी वो शक्ति की धनी थी, उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। उसका गुस्सा जिसके सामने यदि कोई आ जाए तो टिक नहीं पाए, जिसका एक नमूना तो आपने उस मेंढक की मृत्यु के रूप में देखा होगा। एक रोज सुकन्या अपने कक्ष में बैठकर चित्रकारी कर रही थी। तभी उसकी छोटी बहन विरक्षा वहां आती है और अपने सूक्ष्म नागिन रूप को धारण करके रेंगते हुए उसके बनाए हुए चित्र पर से गुजर जाती है, जिससे उसके सारे रंग, जो कि सूखे नहीं थे, वो बिखर जाते हैं। वो गुस्से में उस नागिन को घूरने लगती है। तभी विरक्षा अपने असली रूप में आकर हंसते हुए कहती है, अब हुई ना आपकी चित्रकारी पूर्ण, साथ ही मैं भी रंगीन हो गई। अपनी बड़ी बहन के साथ इस प्रकार का उपहास तुम किस प्रकार कर सकती हो विरक्षा? मेरी सारी मेहनत को तुमने नष्ट कर दिया। दीदी, आप क्रोधित क्यों हो रही हैं? मैं तो बस चित्रकारी पर खेल रही थी।
आप भी इस तरह रेंग कर देखिए, बड़ा आनंद आता है। सुकन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी अचानक सुकन्या के सर पर एक हाथ आता है जो कि उसके पिता और नागराज का था, जो उसे कहता है, शांत पुत्री सुकन्या, रक्षा तुम्हारी बहन है। प्रणाम पिताश्री। सदा प्रसन्न रहो पुत्रियों। नित्य अभ्यास का समय हो चला है, तो अभ्यास के स्थान पर यहाँ क्या वार्तालाप हो रही है? वो पिताश्री, मैं चित्रकारी कर रही थी और विरक्षा ने उस पर रेंग कर उसे बिगाड़ दिया। उपहास करने की भी एक सीमा होती है। और क्रोध करने की भी पुत्री। इतना क्रोध स्वास्थ्य और तुम्हारे अपनों के लिए उचित नहीं। सत्य कहा। अब मुझे ही देख लो, मुझे तो कभी क्रोध नहीं आता किसी पर भी। मैं तो खुद भी हंसती हूँ और लोगों को भी हंसाती हूँ। क्यों पिताश्री? हाँ ठीक है, अभी नित्य अभ्यास के लिए प्रस्थान करें, विलम्ब हो रहा है। हाँ तो चलिए ना, हम तो इस तरह रंगीन होकर ही आज खुशी से अभ्यास करेंगे। दोनों ही नागराज को प्रणाम कर वहाँ से चली जाती हैं। तो नागराज के चेहरे पर चिंता का भाव आ जाता है और वो कहता है, हे भोलेनाथ, ना जाने मेरी पुत्री के भयानक क्रोध का अंजाम क्या होगा। ये सत्य है कि घोर तपस्या का लाभ अगर एक वरदान है, लेकिन हानि के तौर पर ऐसा क्रोध भी प्राप्त होगा, ये हमें ज्ञात नहीं था। नागराज को भी अपनी पुत्री के भयानक क्रोध का आभास था, जो कि उनकी चिंता का कारण भी था, लेकिन इसका कोई उचित उपाय नहीं था। समय की धारा बढ़ती जा रही थी। सुकन्या के आसपास रहने वाले नाग नागिन इस बात का खास ख्याल रखते कि उसे किसी बात पर क्रोध न आए। एक रोज सुकन्या मंदिर में पहुंचकर घंटी को बजाने के लिए स्पर्श करती है। तभी एक नाग का हाथ उसके हाथों से स्पर्श होता है और वो उस नाग की ओर पलटकर देखती है। तभी नाग सुयश कहता है, तुम नागराज की पुत्री सुकन्या हो ना? बिल्कुल। क्यों, तुम्हें कोई शंका है क्या? शंका थी तभी तो प्रश्न किया आपसे। वैसे मैं नागवैद का पुत्र नाग सुयस हूँ। हम यहाँ पर आए थे भोलेनाथ के दर्शन के लिए, किंतु साथ में आपके भी दर्शन हो गए। नागवैद का भी कोई पुत्र है? हमें तो ज्ञात ही नहीं था। तो ज्ञात होना चाहिए आपको, आखिरकार आप ही तो इस नागलोक की उत्तराधिकारी हो। इतना सब कुछ ज्ञात है हमारे विषय में, तो ये भी ज्ञात होगा कि हम बेहद ही क्रोध वाली नाग कन्या हैं और इस तरह से हमसे वार्तालाप करना तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। बातें करते हुए अचानक ही सुयश सुकन्या को धक्का दे देता है और एक तीर आकर सुयश के सीने पर लगता है। सुकन्या मुंह के बल गिरती है और गुस्से में सुयश की ओर देखती है और वो घायल हो चुका था। तभी एक और उड़ता हुआ तीर उसके पास आता है, तो सुकन्या उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और आसपास देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो वो चिल्लाकर कहती है, कौन है जो हम पर इस तरह छुपकर वार कर रहा है? सामने आओ, अन्यथा तुम्हें मेरे भयानक गुस्से का सामना करना पड़ेगा। सुकन्या के कहने पर भी कोई सामने नहीं आता, तो सुकन्या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपनी आंखों को बंद करती है। तभी वहाँ एक नेवला प्रकट होता है जो उस पर सामने से वार करने वाला था कि तभी सुकन्या अपने नेत्रों को खोलकर उसे गले से पकड़कर जमीन पर पटक देती है और गुस्से में कहती है, नागलोक में प्रवेश करने का प्रयास भी किस प्रकार किया तुमने? तुझे मारने के लिए मैंने ये जोखिम उठाया था। आज अगर ये नाग सामने नहीं आता तो। दुष्ट नेवले, तूने नागलोक आकर अपनी मौत को ललकारा है। नेवला तड़पते हुए खुद को बचाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन सुकन्या क्रोधित होकर अपनी शक्तियों से उसे हवा में उछालकर दोबारा जमीन पर इतनी जोर की पटकती है कि उसकी समाधि वहीं बन जाती है, जिसके कारण नागलोक में भी कंपन पैदा हो जाती है। सभी नागलोकवासी उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां सभी सुकन्या का भयानक क्रोध देखकर हैरान थे। तो वहीं सुकन्या घायल नाग सुयश को उसके पिता नागवैद के पास लेकर जाती है और जहां उसका इलाज होता है। तो इधर सभी नागलोकवासी नागराज के समक्ष ही बातें बनाने लगते हैं। हे भोलेनाथ, ये कैसा विध्वंस देखा हमने नागलोक की धरती पर। कंपन होने से एक पल को तो ऐसा लगा मानो भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोल दी हो। नागराज क्षमा चाहेंगे, किंतु अब हम नागलोक वासियों को नागिन सुकन्या का भयानक क्रोध से भय होने लगा है। तुम सब व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो। सुकन्या ने क्रोधित होकर नागलोक की ही रक्षा की है, नहीं तो वो नेवला किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता था। किंतु पिताश्री, दीदी का ये क्रोध यदि किसी दिन नागलोक पर भारी पड़ गया तो?
अपनी छोटी पुत्री की बातें सुनकर नागराज अब और चिंता में पड़ जाते हैं। इस तरह अब धीरे धीरे समय बीतता है। सुकन्या नाग सुयश के स्वस्थ होने तक उसका हाल चाल लेने के लिए उसके भवन जाया करती और उससे मिलकर सुकन्या को खुशी होती। एक रोज जब वो नाग सुयश से मिलने जा रही थी, तभी मार्ग में अपनी बहन विरक्षा को नाग सुयश के साथ देखती है। दीदी आप, अच्छा हुआ आप हमें मार्ग में ही मिल गई। हम सुयश को भवन ही ले जा रहे थे। तुम नाग सुयश से किस प्रकार परिचित हो? परिचय तो हमारा अभी अभी हुआ है सुकन्या। अत्यंत ही चुलबुली है तुम्हारी बहन। हाँ है तो सही। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है अब? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुकन्या मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले विरक्षा कहती है, अरे तुम क्यों आभार व्यक्त कर रही हो? रक्षा दीदी ने तुम्हारी नहीं, तुमने दीदी के प्राणों की है। मुझे सब ज्ञात है कि दीदी की ओर आने वाला तीर तुमने अपने सीने पर लिया। वास्तव में तुम तो बड़े ही बहादुर हो। इतना कहकर विरक्षा नाग सुयश की ओर उससे प्यार से देखने लगती है। ये बात सुकन्या को विचलित कर देती है और बिना कुछ कहे ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और अपने कक्ष में आकर कहती है, हमारा मन इस प्रकार क्यों विचलित हो रहा है? कहीं हमें नाग सुयश से प्रेम तो नहीं, जिस कारण हमें विरक्षा का उसे इस प्रकार देखना। इतना कहकर वो खुद को आईने में निहारते हुए शर्मा जाती है। दिन बीतते हैं और वो जल्द ही अपने प्रेम का इजहार नाग सुयश से कर देती है। वो भी उसके प्रेम को स्वीकार कर उसे गले से लगा लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच नागराज सुकन्या की ताजपोशी की घोषणा भी करते हैं, जिससे सुकन्या की खुशियाँ दुगनी हो जाती है। लेकिन ताजपोशी के दिन भरी सभा में विरक्षा नाग सुयश के सामने खुद से विवाह का प्रस्ताव रखती है और उसके मना करने पर विरक्षा स्वयं की जान लेने की धमकी देती है। तो सुकन्या को क्रोध आ जाता है। विरक्षा, ये कैसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर रही हो? नाग सुयश हमारा प्रेम है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ और इन्हीं से विवाह करूँगी। अपनी ये बकवास बंद करो विरक्षा। पुत्री सुकन्या, शांत हो जाओ, अपने क्रोध को नियंत्रित करो। तुम्हारे समक्ष तुम्हारी बहन है। मेरा क्रोध मेरे वश में नहीं है पिताश्री। मुझे आपका भय नहीं है दीदी। मैं सुयश को प्राप्त करके ही रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर सुकन्या गुस्से में विरक्षा पर अपने नेत्रों से अग्नि की वर्षा करती है। लेकिन नाग सुयश विरक्षा के सामने आ जाता है और सुकन्या के भयानक गुस्से का शिकार होकर भस्म हो जाता है। ये देखकर नागिन सुकन्या के नेत्रों की अग्नि आंसुओं की धारा में बदल जाती है और इस प्रकार अंत में उसका भयानक गुस्सा उसके प्रेमी की मौत का कारण बन जाता है। नंदिता सुबह सुबह जल्दी से खाना बनाकर अपनी बेटी आरोही को सुबह सुबह कॉलेज भेजने के लिए उठाती है और कहती है, आरोही उठो, अब बहुत देर हो गई है। अरे कॉलेज भी तो जाना है ना, मैंने नाश्ता बना दिया है। माँ मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो। वैसे भी पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं रखा है। ये तुम बहुत गलत बोल रही हो। अपनी साथ की लड़कियों को देखो कैसे मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपना नाम बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तुम भी अपने दम पर कुछ करना चाहती हो या नहीं? माँ, मुझसे सुबह उठा तो जाता नहीं है और आप कह रही हैं कि मुझे कुछ करना है। नहीं माँ, मुझे तो बस आराम से सोना ही है और अब तो मेरी जिंदगी का एकलौता यही मकसद है। चलो बहुत बातें बना ली तुमने, अब उठो और जाओ कॉलेज। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे फिजूल की बातें दिमाग में आ जाती है इसके। ये नहीं कि किताबें उठा लूं, कुछ पढ़ लूं। माँ, आप ना मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मुझे करना ही क्या है, आज नहीं तो कल मेरी शादी हो जाएगी और मेरा पति होगा तो कमाने वाला, जिसके पैसों पर मैं ऐश करूंगी। बस भी कर, मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब तो कुछ भी बोलेगी। हर लड़की की शादी होना है, ये तो तय ही होता है, लेकिन अपने पैर पर खड़े होना भी आना चाहिए ताकि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। माँ, मुझसे मत ही बोलो। आज मेरे कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप जाओ मेरे कमरे के बाहर, मुझे कुछ बात नहीं करनी किसी से। सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गई हैं आप। अच्छा कोई बात नहीं, कॉलेज नहीं जाना है तो मत जा, लेकिन नाश्ता तो कर ले, भूखी क्यों रहना। माँ, नाश्ता भी आपके जैसा बकवास ही होगा। मुझे नाश्ता भी नहीं करना जो आपने बनाया है मेरे लिए। आरोही इतना बोलकर नंदिता को कमरे से बाहर कर देती है। आरोही अपनी माँ को माँ की तरह रखती ही नहीं है, बल्कि हमेशा ही अपनी माँ को नीचा दिखाने में लगी रहती। लेकिन नंदिता अपनी ममता के हाथों मजबूर थी, इसीलिए नंदिता अपनी बेटी की बातों को दिल से नहीं लगाती है।
बल्कि भूलकर हमेशा आगे बढ़ती है। और जब जब नंदिता आरोही को अच्छा महसूस करवाने के लिए कुछ करती, उस बात में आरोही को परेशानी होने लगती और वो कभी कभी तो अपनी माँ पर ही चिल्ला देती। ऐसे ही एक दिन आरोही काफी ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर जा रही थी। ये देखकर नंदिता आरोही को रोकते हुए कहती है, बेटा ये क्या है, इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जा रही है? पता है ना आजकल का जमाना ठीक नहीं है। माँ आपको कितनी बार समझाया है, अपने काम से काम रखा करो, यूँ बार बार बीच में टोकोगी और मैं कुछ बोल दूं तो बेचारी बनकर मुंह बनाने लग जाओगी। इससे तो अच्छा ही है ना कि आप अपना काम करो। लेकिन मैं ये सब तेरी ही भलाई के लिए तो कर रही हूँ ना। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे सारी परेशानियों से बचाना चाहती हूँ, तभी तो इतना बोल रही हूँ ना। और तू मुझे ही गलत समझ रही है। माँ आप गलत हो तो आपको गलत ही तो समझूंगी ना मैं। अरे मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अपना भला और बुरा अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आपको हर बार मुझे टोकना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है। नंदिता की बात का जवाब देकर आरोही वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही आरोही शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है। पार्टी में आरोही को काफी ज्यादा देर हो जाती है और शाम को जब आरोही घर अकेले वापस आ रही थी तो कुछ बदमाश लड़के रास्ते में आरोही को रोकते हैं और उनमें से एक लड़का आरोही की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, इतनी रात में और इतनी छोटी ड्रेस पहन के घूम रही हो, चलो ना मेरे साथ, मैं छोड़ देता हूँ जहाँ भी जाना है। वैसे अगर कोई जगह ना भी हो ना तो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चल सकती हो। और हाँ, मुझे तो बुरा भी नहीं लगा बिल्कुल भी। आरोही सीधा सीधा चले जा रही थी, लेकिन लड़के आरोही का पीछा करने लगते हैं, आरोही का रास्ता रोक लेते हैं। आरोही बुरी तरह से घबरा जाती है, उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती है। आरोही वहीं बेहोश हो जाती है। लड़के आरोही को हाथ लगाने जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नंदिता आती है। आरोही को परेशान करता देखकर वो अपने नागिन रूप में आती है, जिसे देखकर सब डरते हैं और भाग जाते हैं। नंदिता आरोही को घर लेकर आती है और कुछ देर में आरोही को होश आता है और वो अपनी माँ को सामने देखकर गले से लगाते हुए कहती है, माँ माफ कर दो। आपको पता है जब मैं घर आ रही थी तो मुझे कुछ लड़कों ने घेर लिया था और फिर मैं बेहोश हो गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे आई। बेटा अब क्यों इतना घबरा रही है? मैं हूँ ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ लेकिन मैं यहाँ कैसे आई, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। आपको नहीं पता वो लड़के कितने खतरनाक लग रहे थे। मुझे यहाँ कोई छोड़ने आया था क्या? नहीं बेटा, कोई छोड़ने नहीं आया। मुझे तेरी टेंशन हो रही थी तो मैं ही तुझे ढूंढने के लिए निकल गई थी। लेकिन माँ आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ थी? मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस रास्ते से जाऊंगी। फिर भी आपने पता कैसे किया कि मैं वहाँ थी? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तू कहीं भी हो, किसी भी परेशानी में हो तो माँ की ममता अपनी बेटी को अपने पास खींचकर ले ही आती है। माँ की ममता होते ही ऐसी चीज है। माँ की ममता से मुझे भी पता चल गया कि तू कहाँ थी। थैंक यू माँ कि आप वहाँ आ गई, वरना तो पता नहीं मैं कहाँ होती, किस हालत में होती। और माँ मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा आपकी बात का अनादर किया और आज आपने पता नहीं कहाँ से आकर मेरी मदद कर दी। आरोही खुद को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फिर 2 दिन बाद वापस से अपनी पुरानी आदत वो दोहराने लगती है और अपनी माँ की बात नहीं मानती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद नंदिता आरोही के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखती है और जाकर आरोही के पास बोलती है, बेटा मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, अच्छा कमाता है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है। माँ किससे पूछकर आपने मेरे लिए लड़का देखा? मैंने आपसे बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी है। माँ आप ना अपनी मनमानी करना बंद कर दो। लेकिन बेटा अब तू शादी लायक हो गई है, तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी तो तसल्ली मिल जाएगी ना कि तू अब अपने जीवन में खुश है। तभी तो मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है इतना अच्छा। माँ बस, उस दिन आपने मुझे बचाया था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी सारी बातें मानने लग जाऊंगी। नहीं माँ, अगर आपने मेरी शादी करने की सोची भी तो मैं आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। आरोही ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर नंदिता की बचपन की सहेली विद्या नागिन आती है और ये सब सुनने के बाद विद्या कहती है, तुम्हें शर्म है भी या नहीं? तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? विद्या आंटी आप तो कुछ बोलो ही मत, ये मेरी माँ है ना जो वो बस झूठी ममता दिखाती रहती हैं। और अब देखो मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं ताकि मुझे विदा करके खुद
मजे से रह सकें। तुम अपनी जिस माँ की ममता पर शक कर रही हो ना, ये बोल रही हो कि तुम्हारे जाने के बाद ये मजे से रहेंगी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे आने के बाद कितना बदलाव आया है। विद्या क्या बोले जा रही है? चुप हो जा। मैं नहीं चाहती ये सब हो। चुप हो जा तू। माँ, आप विद्या आंटी को क्यों चुप करवा रही हो? उन्हें बोलने दो जो बोलना है। तुम्हें अपनी माँ की ममता पर शक है ना, तो सुनो नंदिता, तुम्हारी माँ नहीं है बल्कि ये एक नागिन है जिसने तुम्हें एक माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, और तुम ये सब बोल रही हो। ये क्या बोले जा रही हो? मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है बल्कि एक नागिन है। अरे आज के समय में ये नागिन कुछ भी नहीं होता। मुझे सब पता है कि आप झूठी बोल रही हैं। तुम्हें झूठ लग रहा है ना, तो पूरी कहानी सुनो, तब जाकर तुम्हें अपनी नागिन माँ की ममता दिखाई देगी। नंदिता की बड़ी बहन ज्योति जो पेट से थी, लेकिन ये बात नागलोक में किसी को पता नहीं थी। लेकिन एक दिन ज्योति को चक्कर आने की वजह से ये बात नंदिता और उसकी माँ नागमाता को पता चलती है। नागमाता और नंदिता ज्योति के पास ही होते हैं और नागमाता कहती है, बिना विवाह के तुम गर्भ से कैसे हो सकती हो? ये किसका पाप है तुम्हारे पेट में? माता, ये पाप नहीं है, मेरे प्रेम की निशानी है। मैंने धरती लोक पर एक मनुष्य से सच्चा प्रेम किया, किंतु उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे धोखा दिया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता है ना किसी मनुष्य से संबंध रखने का क्या नतीजा होगा? नागलोक में तुम्हें सबके समक्ष अपने प्राण त्यागने होंगे। मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ, इस सपोले को नष्ट कर दो गर्भ में ही। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? ये मेरा बच्चा है, मैं इसे नष्ट करूँ? आप भी तो एक माँ हैं, फिर माँ की ममता को क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना यदि किसी को इस बारे में भनक भी लग गई तो संकट आ सकता है। माँ, संकट कैसा? ये तो दीदी की जिंदगी है, तो अपनी जिंदगी के बारे में यदि दी ने कोई फैसला ले लिया है तो इसमें किसी को कोई कष्ट भला कैसे हो सकता है? हम आम प्राणी नहीं हैं, हम नागिन हैं, वो भी इच्छाधारी नागिन। हमारे ऊपर स्वयं भोलेनाथ का हाथ है। ज्योति, तुम इस सपोले को नष्ट कर दो, अभी और इसी समय। नागमाता की बात सुनकर नंदिता अपनी बहन को लेकर धरती लोक आ जाती है और नागलोक से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और आरोही, तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारी माता ज्योति का देहांत हो गया। तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तुम आम जिंदगी जी सको, इसीलिए नंदिता ने अपना नागिन रूप भी छोड़ दिया। केवल आवश्यकता के समय ही नंदिता नागिन बनती है, अन्यथा नहीं। अगले वर्ष तुम भी एक नागिन बन जाओगी अपने 22वें जन्मदिन पर, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह मनुष्य से करवाना चाह रही थी, ताकि तुम मनुष्य से विवाह कर नागिनों की दुनिया से दूर रहो। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी ममता पर शक किया। नागिन जिसे हम आम इंसान बुरा ही मानते हैं, लेकिन आज नागिन की ममता देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। आरोही को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती है। उसके बाद आरोही वही सब करती है जो उसकी माँ नंदिता बोलती है।